Hi, whatever you can do or dream, you can begin it. Boldness has genius, power, and magic in it. Today is 16th of August 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है जो ये रिपोर्ट लाता है जिसका नाम है डेमोक्रेसी इंडेक्स मनामा इज द कैपिटल ऑफ कंट्री बहरीन विच ट्राइब ऑफ इंडिया द नेम इज भील ट्राइब तीरंदाजी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है माचकुंड डैम प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इन द सेम एरिया इन सीक्वेंशियल सीजन मतलब एक बार चना फिर ज्वार फिर गेहूं ऐसे सीक्वेंशियल सीजन में इट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन रेड कलर ऑफ सॉइल इज कॉज्ड बाय फेरिक ऑक्साइड आज के सवाल है भरूच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट किदाम्बी श्रीकांत इज एसोसिएटेड विद विच game which sports organization for the prohibition of chemical weapons has its headquarter located in which country who was the viceroy of India at the time of partition of Bengal 1905 Begum Hazrat Mahal led the revolt from which place during 1857 revolt so these are 6 questions for today आज की vocabulary है परवेजिव मतलब वो वाइड स्प्रेड है जैसे तालिबान यूनिवर्सल वाइड स्प्रेड प्रिवेलेंट ओमनी प्रेजेंट ब्रॉड इन अफगानिस्तान कॉननरम मतलब पहेली होता है पजल एनिग्मा मिस्ट्री मिस्टिफिकेशन ब्रेन टीजर है माइंड बॉगलर है दैट इज कॉननरम परफिडियस का मतलब होता है वो डिसऑनेस्ट है बेईमान है ट्रेटर डिसलॉयल डिसीटफुल अनफेथफुल है अपैरेंट मतलब क्लियर है जो चीज ऑब्वियस लग रही है विजिबल है अपैरेंट है इविडेंट है डिस्टिंक्ट है किसी भी चीज को नलिफाई करना जैसे कोर्ट कुछ डिसीजंस को नलिफाई कर सकती है लॉज को इनवैलिडेट करना कैंसिल करना रिवोक अबॉलिश क्वाश करना वॉइड एनल रिपील करना so these are some vocabulary words if you come across any other important word write down that word along with its meaning in the comment section down below आज के टॉपिक्स हैं आज हम देखते हैं तालिबान एंड अफगानिस्तान तालिबान्स अफगानिस्तान दिस इज प्राइम मिनिस्टर स्पीच जो आपने रेड फोर्ट से दिया विल हैव अ टॉक कि इसमें किन सब चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया है दिस इज इम्पॉर्टेंट देन इस पे हम एक सवाल भी तैयार करेंगे देन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है लॉ मेकिंग में मतलब पार्लियामेंट पे सवाल उठाए Tracking the highest battlefield in the world, the name is Siachen Glacier. This is wonder in the waiting. जब भी हम अर्बन प्लानिंग पढ़ते हैं शहरों को कैसे हम रेनोवेट करें कि पुराना कैरेक्टर भी मेंटेन रहे तो चांदनी चौक इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है देन कलर्स ऑफ इंडिया एथलीट्स असम विलेजर्स मेमोरीज 1947 के हॉरर्स और इससे क्या लेसन्स हैं इंडियाज फेट इज टाइड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वी आर नॉट अलोन रीजनल आइडेंटिटी अगस्त 15 1947 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ये ऑनर किया ओलंपिक मेडलिस्ट को एट होम सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन दिस इज ओला का नया स्कूटर है और आज हम जानते हैं हाथियों के बारे में कि इनके संरक्षण के क्या प्रयास किए जा रहे हैं दिस इज सीसेट सॉल्यूशंस इन सर्टेन क्वेश्चंस so we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minute. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, कल ये जो न्यूज़ आई काफ़ी हॉरिफिक थी अफगान प्रेसिडेंट घनी लीव्स कंट्री एज तालिबान रीच काबुल कल ही बताया था जब इस टाइप का कोई क्राइसिस होता है तो लीडर्स तो बड़े इजीली इवैक्यूएट हो जाते हैं फॉरेन नेशनल्स होते हैं वो बड़े इजीली इवैक्यूएट हो जाएंगे रेस्पेक्टिव कंट्री उनको इवैक्यूएट कर लेगी बट व्हाट अबाउट द लोकल्स व्हाट अबाउट द ऑर्डिनरी अफगानी यहाँ जो क्राइसिस ये डेवलप हो रहा है दिस इज अनप्रेसिडेंटेड एंड दिस इज वेरी वेरी हॉरिफिक इंसर्जेंट से दे विल सून डिक्लेयर एन इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का कैरेक्टर चेंज होने वाला है तो फिलहाल तो यूएस ने तो अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए यूएस की जो पूरी पॉलिसी है पिछले 20 साल में इस पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं यूएसए का जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है ये दिनों दिन वीकन होता जा रहा है जो यूएसए है इसने साबित कर दिया कि जो अफगानिस्तान है
ट्रू मैनर्स में वो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। मंगोल्स गए, पिट गए, देन टर्क्स गए, वो भी पिट गए, सिकंदर गया, वो भी पिटा, देन इसके बाद ब्रिटिशर्स गए, वो भी पिट गए, रशिया गया, 10 साल में ही रशिया को समझ में आ गया था अफगानिस्तान इज एन मिस एडवेंचर, उसने विड्रॉ किया, बट यूएसएसआर का विड्रॉ हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। यूएसए को लगे 20 साल और अभी यूएसए भी वीकन हो गया है। बट द प्रॉब्लम इज ये जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल मिस एडवेंचर होते हैं बाय दिस डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि नाटो हुआ, लिबिया देखो, इराक देखो, सीरिया देखो, अभी अफगानिस्तान देखो, ये जो इतना क्राइसिस हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, इसका जिम्मेदार कौन है? दिस क्वेश्चन वी शुड आस्क। तो अफगान प्रेसिडेंट तो इवैक्यूएट कर गए, ताजिकिस्तान चले गए। यहाँ पर अभी एयरपोर्ट वगैरह के सीन कुछ बहुत अच्छे दिख नहीं रहे थे। अफगान में तालिबान ने फॉर नाउ कहा है कि सिविलियंस और जो फॉरेन नेशनल्स हैं इनको हर्ट नहीं करेंगे। अब सी यहाँ इंडिया क्या स्टैंड ले? दो तीन चीज़ें हैं देखने वाली, नोटिस करने वाली, कि पहला, जो यहाँ की अफगान आर्मी है, जो 20 साल से यूएसए ने इसको पैसे दिए, इसको वेपन्स दिए, ट्रेनिंग दिया, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, बट इस आर्मी ने फाइट ही प्रेजेंट नहीं की। तो जब अफगानिस्तान आर्मी खुद ही फाइट नहीं कर रही है तो हम अपने सोल्जर्स क्यों भेजें इनके कॉज में, डिफीटिंग कॉज में? दे आर देमसेल्व्स नॉट फाइटिंग। सेकेंड सेकेंड ये है कि यहाँ पे जो कुछ लोकल्स हैं उन्होंने सपोर्ट दिया है अफगानिस्तान को। तो वैसे तो 2001 से ये हमेशा से एक इंटरनल मैटर रहा है, अफगानिस्तान का इंटरनल मैटर है, इनका लोकल मैटर है। फॉरेन नेशनल्स का तो वैसे भी यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं होना था जो 2001 में यूएसए ने किया, बिकॉज दिस वाज एन इंटरनल मैटर। ये जैसी भी गवर्नमेंट है यहाँ के खुद के लोगों की है। तो एक चीज़ तो ये है। तीसरा ये है कि आगे क्या होगा वी डोंट नो, वेट एंड वॉच यहाँ पे बेस्ट पॉलिसी जो इंडिया अपना सकता है। बिकॉज 1996 का तालिबान होगा या फिर 2021 में ये डिफरेंट तालिबान होगा, वी डोंट नो। सेकंड, पाकिस्तान की इसमें कितनी बैकिंग है, रशिया का कितना इंटरेस्ट है। तो हमें जो देखना है, हमें इंडिया का इंटरेस्ट देखना है। तो फॉर नाउ इंडिया ने जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी अपनाई है, पहला तो हम अपने इंडियंस को यहाँ से इवैक्यूएट करें, इंडियन सिटीजन्स यहाँ से इवैक्यूएट करें, इंडियन सिटीजन्स की लाइफ को इंश्योर करें। सेकंड यहाँ पे वेट एंड वॉच रखें। यहाँ पे कोशिश यही हो कि लॉ एंड ऑर्डर हो, रूल ऑफ लॉ हो, पीस हो, सिविल क्राइसिस डेवलप नहीं हो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप नहीं हो। दिस शुड बी अवर लाइन ऑफ एक्शन। अफगान मिलिट्री डिडंट फाइट, ये बड़ा स्ट्रेंज है। मिलिट्री अफगान की फाइट ही नहीं किया, बिना बुलेट फायर किए तालिबान ने पूरा कैप्चर कर लिया काबुल। केओस एंड कंफ्यूजन है। तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि फॉर सम टाइम तालिबान यहाँ पे पीस रख रहा है, बट 6 महीने बाद यहाँ क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा वी डोंट नो। 6 महीने बाद हो सकता है यहाँ पे बहुत बड़ा सिविल क्राइसिस डेवलप हो जाए, केओस एंड कंफ्यूजन। दूसरी जो क्लियर कट मैसेज है वो ये है, फेलियर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे वियतनाम वॉर हुआ था, वो भी एक बड़ा कॉस्टली मिस एडवेंचर था यूएसए का, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। तो यहाँ भी अफगानिस्तान में यूएसए बोल रहा था कि 3 महीने लग जाएंगे काबुल फॉल होने में, फिर बोला 7 दिन फॉल हो जाएगा, फिर विद इन 24 आवर फॉल हो गया। फॉल ऑफ साइगोन, साइगोन क्या था, वियतनाम में भी जो एम्बेसी थी यूएसए की, वहां भी ऐसे ही इवैक्यूएट करना पड़ गया था आनन फानन में। तो दिस टेल्स कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, नाटो, यूएसए वगैरह, ये कितने स्टूपिड भी हैं एट सर्टेन एरियाज, सर्टेन इंटेलिजेंस के इनके एरियाज में। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। इंडिया को प्रोटेक्ट करना है अपने सिटीजन्स, इवैक्यूएट करें क्विकली, वेट एंड वॉच करें। रिफ्यूजी क्राइसिस अगर आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज फिर ये हमारे जो नॉर्थ के जो कंट्रीज स्टेट्स हैं, हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। हमें चेक करना है स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। जैसे आपको देखो 1980s तक जम्मू कश्मीर एक डिफरेंट टाइप ऑफ जम्मू कश्मीर था। 1989 में जब यूएसएसआर का फॉल हुआ, यूएसएसआर का फॉल हुआ मतलब अफगानिस्तान में फॉल हुआ, अफगानिस्तान से यूएसएसआर विड्रॉ किया, और ये जो तालिबान, मुजाहिदीन, ये किसकी शय पे बने थे, नाटो कंट्रीज एंड ऑल। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म राइज होने लग गया। बट अब 2021 डिफरेंट इंडिया है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड है, लेट अस सी। बट हमारा थ्रेट जो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी में जो हम देखते हैं, जीएस पेपर 3, वी नीड टू चेक दिस रिफ्यूजी क्राइसिस एंड वी नीड टू चेक दिस स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म कि यहाँ पे क्या होता है।
लेट अस सी। अभी अर्ली बहुत कुछ बोलना इसमें सही नहीं है, बिकॉज हमें यही नहीं पता अभी आगे क्या होना है। चीज़ें बड़ी फ्लूइड है। बट वी ऑल्सो डोंट नो कि तालिबान क्या कोर्स ऑफ दिस एक्शन लेगा। वी ऑल्सो डोंट नो कि हमारा कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें क्या बोलेगा। सो फॉर नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। अब जो नेक्स्ट है, दैट इज नेक्स्ट 25 ईयर्स क्रूशियल है फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। प्राइम मिनिस्टर ने कहा नेक्स्ट 25 ईयर्स गेम चेंजर हो सकते हैं इंडिया के लिए। एवरी वन शुड स्ट्राइव फॉर इट। ये प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहा फ्रॉम दिस रेड फोर्ट। वार्म वेलकम। ग्रीटिंग्स पीपल फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट ऑन संडे। अब प्राइम मिनिस्टर ने ये जो स्पीच दिया है ना, इस स्पीच का आने वाले टाइम पे अगले 5-6 महीने में आप देखना सारे एग्जाम्स में इसका कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, स्पेशली इस 10 अक्टूबर में, कि कौन सी स्कीम्स डेवलप किया है, किस लाइन ऑफ एक्शन में, कि कौन सा एरिया फोकस है। ये सब इम्पोर्टेंट है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, दिस इज न्यू स्लोगन। विद ऑल डेवलपमेंट फॉर ऑल, द ट्रस्ट ऑफ ऑल, द स्ट्राइविंग ऑफ ऑल। तो दिस इज द मैसेज। नेक्स्ट 25 ईयर्स जो है ये अमृत काल है, मतलब ग्लोरियस पीरियड है फॉर अचीविंग द गोल्स। पार्टीशन को यहाँ पे याद किया गया। पार्टीशन के पेन को रिमेंबर करें, भूले नहीं, और लर्न करें लेसन्स। सो दैट इज वाई ये जो डिवाइसिव टैक्टिक्स होती है, डिवाइसिव पॉलिटिक्स होती है, इसमें हमें ट्रैप में नहीं फंसना है। वी शुड रिमेंबर पार्टीशन मतलब पेन, लर्न लेसन्स। फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको याद रखना है, उनको होमेज देना है। कोविड वॉरियर्स हैं, इनको अप्रिशिएट करना है। जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन चल रहा है, जल्द ही यहाँ पे चुनाव होने चाहिए, जल्द ही यहाँ पे नॉर्मलसी होनी चाहिए। अभी जो अफगान क्राइसिस है ना, इसके भी बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के आगे फर्दर स्टेट पे। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें फोकस करना है, टेक्नोलॉजी पे हमें फोकस करना है, बिकॉज दीज आर नेक्स्ट बिग थिंग्स। जैसे चाइना क्या कर रहा है, चाइना फोकस कर रहा है 5G पे, चाइना फोकस कर रहा है स्पेस पे, जो कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे। तो हमको भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओबीसी रिजर्वेशन का बताया प्राइम मिनिस्टर ने। ऑल इंडिया कोटा मेडिकल में अब ओबीसी रिजर्वेशन भी है 27%। ऑप्टिकल फाइबर को एम्फेसाइज किया। ऑप्टिकल फाइबर मतलब कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी। हर गांव, हर कस्बा, हर मोहल्ले को इंटरनेट कनेक्टिविटी देना है। स्मॉल फार्मर्स का स्पेसिफाई किया यहाँ पे, जो छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। किसान रेल यहाँ पे बताया। व्हाट इज किसान रेल? कि ये अपने प्रोड्यूसर्स रेलवे को एज अ कैरियर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम बना के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में सेंड कर सके। अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान। पहले एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन भी आया था, गति शक्ति प्लान। इस पूरे प्लान का ये है कि सरकार खर्चे करेगी, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, एनीथिंग। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगा। 75 नए वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट होगी। विमेन पार्टिसिपेशन का प्राइम मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया, इसको एनकरेज करना है। सैनिक स्कूल्स में अब गर्ल्स भी आएंगी। टोक्यो ओलंपिक्स जो है, इससे हमें लेसन्स लेके स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करना है। 2030 तक रेलवे जीरो एमिटर बनेगा, मतलब जो पॉल्यूशन होता है, जीरो एमिटर मतलब जितना पॉल्यूशन जीएचजी आपने निकाला उतना ही आपने उसको ऑफसेट भी कर दिया, तो जीरो एमिटर हो गया। हम इलेक्ट्रिक पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। तो एक तो ये गति शक्ति प्लान था, और दूसरा ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे अभी ईवीज हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, अभी अगले 2-3 साल में आप देखना भरमार हो जाएगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की। अभी टाटा का भी टियागो ईवी आ रहा है, अभी कल ही ओला इलेक्ट्रिक आया, अथर। देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अभी आने वाले हैं। स्टार्टअप्स इसीलिए बहुत ज़रूरी है, वेल्थ क्रिएटर है, जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बनना है। वोकल फॉर लोकल में मैन्युफैक्चरिंग जो है उस पर एम्फेसाइज करना है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी श्री अरबिंदो जी को भी यहाँ पे एम्फेसाइज किया, फ्रीडम फाइटर, तो ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम फाइटर। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। तो टाइमिंग इज एवरीथिंग, और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जब अपन फुल थ्रॉटल इंडिया के डेवलपमेंट पे वर्क करें। साथ ही साथ ये एक और ट्वीट आया कि ये जो थौल है और वाधवाना है, गुजरात का सुल्तानपुर
भिंडावास हरियाणा का, ये आ गए हैं रामसर रिकॉग्निशन में, हैज मेड द कट फॉर रामसर रिकॉग्निशन। तो अभी रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं? 46 इंडिया में रामसर साइट्स हो गई है। अब सवाल रामसर जो है ना, ये भी फेवरेट है, आपसे पूछा जाएगा अभी कौन सी नई साइट इंक्लूड हुई रामसर में, या रामसर ट्रीटी से रिलेटेड होगा, वेटलैंड रिकॉग्निशन के लिए है, क्या है, एटसेट्रा। ये जो 46 है, ये सारे नाम याद हो गए तो अच्छा है। आप एटलीस्ट पिछले 5 जो रिकॉग्नाइज हुई है रामसर साइट, उनके नाम बताओ। 46 है ना, मतलब 41 टू 46 कौन कौन सी है रामसर साइट। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला? 4 इंडियन साइट्स गेट रामसर रिकॉग्निशन। ये मैनिफेस्ट करता है इंडिया सेंचुरीज ओल्ड एथोस ऑफ प्रिजर्विंग नेचुरल हैबिटेट्स, वर्किंग टूवर्ड्स फ्लोरा एंड फोना प्रोटेक्शन, बिल्डिंग अ ग्रीनर प्लैनेट। सी लुक एट द लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है ना, लिखने की जो आर्ट है, इसको आप डेवलप करो। इन दी एंड जो आपका एक्चुअल में जो काम आएगा ना जीएस में, आंसर राइटिंग मेंस में, वो ये लैंग्वेज ही काम आएगी, आंसर राइटिंग स्किल्स ही काम आएगा। आप कितना जल्दी बातें बना पाते हो और उनको लिख पाते हो, लिखते भी ऐसे हो कि जिसमें स्पीड भी आए और ठीक ठाक प्रेजेंटेशन भी हो। दिस शुड बी योर फोकस। यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दिस जीएस जनरल स्टडीज। ओके, तो ये था। प्लस हमें ये क्या करना है, आर्काइक लॉज जो हैं, इससे गेट वी नीड टू गेट रिड ऑफ देम। जैसे हम सेडिशन देखते हैं अक्सर, पुराने लॉज हैं, पुराने टाइम के हैं, पुराने जमाने के वर्जन हैं, अपग्रेड हुए नहीं। तो द पॉइंट इज वी शुड गेट रिड ऑफ दिस आर्काइक लॉज। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये कीवर्ड याद रखना है। सरकार कम से कम हो और सरकार इनविजिबल हो, सरकार बस एज अ फैसिलिटेटर वर्क करे, पर गवर्नेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज अगेन इंपॉर्टेंट, सरकार का फोकस है। कोविड जो है, इसके लिए वेलफेयर स्कीम्स हैं, रिफॉर्म्स भी नेसेसरी है। कोविड से हमने लेसन सीखे। अब दूसरी एक और बात यहाँ पर है, कई जगह जैसे दिल्ली में ही 115 फुट का हाई फ्लैग मास्ट, दिस तिरंगा, इंस्टॉल्ड एट 5 स्पॉट्स इन सिटी, दे विल रिमाइंड ऑल ऑफ लव फॉर नेशन। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, पैट्रियोटिज्म इज ऑल्सो वन थिंग। बट पैट्रियोटिज्म भी ऐसा है ना, ये दिल से आना चाहिए, फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, फोर्स्ड नहीं होना चाहिए। एवरीबडी ऑन देयर ओन, सबका देश है ये, तो सब में पैट्रियोटिज्म होना चाहिए, बट दिस शुड नॉट बी लाइक ओवर द टॉप, फोर्स्ड नहीं होना चाहिए। दिस इज वन थिंग। देन सो दिस इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर स्पीच। अब जैसे हम 2019 का ये सवाल देखते हैं, जैसे कोविड में गरीब कल्याण योजना आई, हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, वेलफेयर स्कीम्स आई। जो बहुत सारे ऑर्फन्स हो गए हैं, उन ऑर्फन्स के लिए सरकार ने बोला पीएम केयर से भी पैसा आएगा और इन जनरल भी उनका फ्यूचर सेफगार्ड करने का प्रयास किया जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स दैट आर इम्प्लीमेंटेड फॉर वल्नरेबल सेक्शन is not so effective due to the absence of their awareness, active involvement at all stages of the policy process। Very important question, और ये थीम है कि क्यों हमारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो डिलीवर नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं होता, लोगों में अवेयरनेस नहीं होता। अवेयरनेस नहीं होता तो उनको अपने राइट्स पता नहीं होते, वो अपने राइट्स क्लेम नहीं कर पाते। तो राइट डाउन दिस आंसर कि एब्सेंस ऑफ देयर अवेयरनेस है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस सेंटेंस में 2 चीज इन्होंने खुद ही हाईलाइट कर दिया, इफेक्टिव नहीं होती बिकॉज ऑफ अवेयरनेस का लैक है और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप बताओ, कुछ वेलफेयर स्कीम्स के एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हो कि वो इम्प्लीमेंट तो हुई बट वो डिलीवर नहीं कर पा रही है, उनका परफॉर्मेंस पुअर है। किनको आइडेंटिफाई करना है? वल्नरेबल सेक्शन को। तो वल्नरेबल सेक्शन कौन है सोसाइटी का? थिंक। देन इसके बाद वेलफेयर स्कीम्स हम कौन सी लाते हैं? जैसे कई स्कीम्स हम एल्डरली के लिए लाते हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए लाते हैं। तो वल्नरेबल सेक्शन क्या है, उनके लिए स्कीम्स कौन सी आई है, कुछ एग्जांपल्स बताइए। और फिर वो इफेक्टिव नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कहाँ पर नहीं है? सारी स्टेजेस ऑफ पॉलिसी प्रोसेस में। पॉलिसी प्रोसेस मतलब ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी होना चाहिए, हर स्टेज में बॉटम अप होना चाहिए इनका अप्रोच। इसको डिस्कस करिए। और इस टाइप के सवाल में जब भी ये पूछा गया है कि कोई गलती बताइए कि ये इनइफेक्टिव ऐसा हो रहा है, तो कम अप विद सर्टेन सजेशंस सॉल्यूशंस। ऑप्टिमिस्टिक होना है कि हाँ प्रॉब्लम है, हमें पता है प्रॉब्लम है, इतना बड़ा कंट्री है तो प्रॉब्लम तो होगी, बट साथ ही साथ एज अ ब्यूरोक्रेट मुझे लगता है कि ये चीजें हम करें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दिस शुड बी योर अप्रोच। ओके, सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब ये GS2 है। GS2 मतलब पॉलिटी,
पॉलिटी से रिलेटेड यहाँ पे बताओ, गवर्नेंस से रिलेटेड बताओ, ओके, लॉज से रिलेटेड, रूल्स से रिलेटेड, ऐसे सॉल्यूशंस बताओ, ओके। तो ये भी ध्यान रखना है कि सवाल कहाँ से है। जैसे ये GS 3 से होता तो आप कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड बताते, एनवायरनमेंट रिलेटेड बताते। GS 1 से होता तो आप कुछ सोशियोलॉजी रिलेटेड बताते, इंडियन सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन एटसेट्रा। दिस इज फ्रॉम GS 2। तो थिंक इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल टर्म्स में सोचिए। CGI व्यूज सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन लॉ मेकिंग। ये बात है लॉ मेकिंग, तो हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। मॉन्टेस्क्यू ने भी कहा है लॉ मेकिंग किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है। जो सरकार बनाते हैं उनका काम क्या है? इस लॉ को एग्जीक्यूट कराना। जुडिशरी का काम क्या है? कि इस लॉ को देखना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्वॉश कर देंगे। तो CGI ने बोला कि सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है लॉ मेकिंग का। ऑब्वियस है, बिकॉज पार्लियामेंट हमारी इनएफिशिएंट है, काम ही नहीं करते, शोर मचाते रहते हैं ये। एम्बिग्यूटी इन लॉज ट्रिगरिंग लिटिगेशन, कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू सिटीजन्स। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग कि हर सेक्शन को, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो या फिर पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेचर हो, everybody should deliver their duty, do their job. He said that leaders of the independence struggle were lawyers such as महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी। जैसे एक दौर आया था ना सबको इंजीनियर बनना है, तो ये जो दौर था ना उसमें सबको लॉयर बनना होता था। क्या करना है? लॉयर बनना है। तो उस टाइम पे आप देखना सारे फ्रीडम स्ट्रगल जो लीडर्स हैं ना, मैक्सिमम लॉयर्स हैं। तो लॉयर्स हैं, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जब इसने बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इसका अक्सर क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि जो शब्द हैं वो इतने घुमा फिरा के कॉम्प्लिकेटेड बनाए हैं। बिकॉज ऑफ दिस हैज बिकम अ पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। लाइक लॉयर्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डोमिनेट किए थे। बट द पॉइंट इज, लॉयर्स होने के बाद भी लॉ मेकिंग आज की डेट में इतना पिछड़ क्यों रही है? नाउ इट इज़ अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, देयर इज लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी इन द लॉ। लॉ वो अच्छा होता है जो समझ में आए, समझ में आए। क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा तो आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? आपको कानून समझ में ही नहीं आ रहा तो आप उसका पालन कैसे करोगे? जिसको कानून इम्प्लीमेंट कराना है, पुलिस को इम्प्लीमेंट कराना है, उसको रूल समझ में ही नहीं आ रहा तो वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इसीलिए कहा जाता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट फिलॉसफी। सिंप्लिसिटी हमेशा वेरी, इट्स रिक्वायर्ड। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी, जैसे आप IAS बन जाते हो, आपको क्या लगता है आपको किन से डील करना पड़ेगा? आपको बड़े साधारण से लोगों से डील करना पड़ेगा, गांव जाना पड़ेगा वहाँ के लोगों को। तो वहाँ ऐसे हाई फाई चीज़ें नहीं चलेगी, आपको आसान भाषा में समझाना पड़ेगा, सब आसान भाषा में। तो दिस इज रिक्वायर्ड। एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए ताकि लोगों में कंफ्यूजन नहीं हो। We don't know for what purpose they are made. They are causing a lot of litigation and inconvenience to the people and courts because ambiguity है, misuse ज़्यादा होता है, sedition ज़्यादा होता है, तो उससे प्रॉब्लम आती है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सेफगार्ड करना ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो लॉ मेकिंग में भी, लीडरशिप में भी, हर जगह जो कम्युनिकेशन है ना, उसको जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल उसे रखना चाहिए, सिंपल, आसान भाषा में। ट्रैकिंग द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, ये बात है सियाचिन ग्लेशियर का। ये हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन किया था उसका नाम क्या है बताइए? हाईएस्ट बैटलफील्ड में जो ऑपरेशन किया था इंडिया ने, सक्सेसफुल था, उसका बैटल का नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। तो अवेयरनेस के लिए यहाँ पे ये ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, विच इज़ अगेन गुड। अब ये है दिल्ली। दिल्ली भी एक तो नई दिल्ली है, दूसरी दिल्ली है पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली मतलब इसका एक पुराना एक ऑरा है, कैरेक्टर है। प्रॉब्लम ये है कि पुरानी दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड हो गया, तो इसको रिवैम्प कैसे करें? तो इसीलिए ये जो चांदनी चौक है ना, इस पूरे स्ट्रेच को रिवैम्प किया जा रहा है। यहाँ गुरुद्वारा भी है। ये जो पूरा स्ट्रेच जो है इसको रिवैम्प किया जा रहा है। और ये है रेड फोर्ट, तो ये यहाँ से ऐसे ये रेड फोर्ट आ जाएगा। इसका जो रिवैम्प है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि हमें ओल्ड कैरेक्टर भी लूज नहीं करना है, जो आर्काइक है, जो हमारे एथोज रहे, एट द सेम टाइम मॉडर्नाइजेशन का भी वहाँ पे फ्लेवर करना है। तो ये आप एग्जाम्पल यूज करना जब भी आपको अर्बन प्लानिंग, सिविल प्लानिंग की बात करनी हो, अर्बन प्लानिंग रिवैम्प का। ये कलर्स ऑफ इंडिया है, इल्यूमिनेटेड राष्ट्रपति भवन है, 75th इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया, न्यू दिल्ली ऑन संडे। यंग एथलीट्स इंस्पायर्ड बाय इंडिया शो एट ओलंपिक्स। अब सी, जो लीडर्स होते हैं, चैंपियंस होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो और अपने जैसे बनाए,
सक्सेस लोगों को मोटिवेट करे, एनकरेज करे। रिकॉर्ड मेडल हॉल जो भी मिला, तो काफ़ी लोग अभी एनकरेज होंगे एथलेटिक्स में। नीरज चोपड़ा ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, बहुत सारे लोग अब देखना जैवलिन एज अ स्पोर्ट पिक करेंगे। मोर यंगस्टर्स आर नाउ हिटिंग द ट्रेनिंग ग्राउंड रनिंग। तो ये जो मैसेजिंग है ना, ये बड़ा अच्छा है। जैसे नीरज चोपड़ा ने बताया, पहले वो थोड़ा मोटा था, फिर वो फील्ड गया, उसने एथलेटिक्स वगैरह इन सब में वर्कआउट करना चालू कर दिया। अब देखो वो वर्ल्ड क्लास एथलीट बना है, गोल्ड जीता है ओलंपिक्स में। सो दिस इज द मैसेजिंग। और ये अच्छा है, स्पोर्ट्स कल्चर होना चाहिए। इससे क्या होगा, फिजिकल फिटनेस भी बेटर होगी बच्चों की। असम विलेजर्स टेल वेटलैंड्स ट्रेजिक टेल थ्रू फोटोज। अब जैसे ऊपर एक जो सवाल था ना, इम्प्लीमेंटेशन वेलफेयर का, ये ओलंपिक्स का है। बहुत सारे यंगस्टर्स अब ऐसे जाएंगे, आप भी देखो आसपास लगभग हर शहर में, हर जगह नहीं तो गांव में खेत वगैरह भी है, ऐसा ओपन स्पोर्ट्स होते हैं। गो देयर, एक्सरसाइज, वॉक, दिस विल हेल्प यू, बहुत हेल्प करेगा ये। तो जैसे अभी ये महात्मा गांधी जी स्टेप, जैसे अभी हमने देखा कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है लोकल्स का, वो ज़रूरी होता है। तो गवर्नमेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम भी लाती है, जैसे लेक्स को बचाना है, एलिफेंट्स को बचाना है, टाइगर्स, वाइल्ड लाइफ को बचाना है। जब तक लोकल्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लोकल्स मतलब उस एरिया के आसपास रहने वाले लोग, वो एक्टिवली जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे, कोई भी स्कीम सक्सेस नहीं होगी। हम हाथियों को बचाना चाहते हैं, अभी हाथी दिवस भी आगे देखेंगे। तो यहाँ हाथी बंधुज हैं, मतलब फ्रेंड्स ऑफ एलिफेंट, ये लोकल्स हैं। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, दीपोर बील की बात कर रहे हैं, असम में। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे एलिफेंट्स वगैरह भी, कॉरिडोर है, एलिफेंट्स किलर रेलवे ट्रैक भी है जिससे एक्सीडेंट हो जाता है, प्लस यहाँ पे ये लेक भी है। तो एक्टिव्स आर कमिंग फॉरवर्ड एंड डूइंग देयर पार्ट इन कंजर्वेशन ऑफ दिस वेटलैंड एंड दीज एनिमल्स। दिस इज गुड। दीपोर बील, हाथी फ्रेंड, हाथी बंधुस। अब ये है मेमोरीज, ये एडिटोरियल है। मेमोरीज से पहले एजुकेशन प्लस है, लैंग्वेज फॉर सोशल चेंज। लैंग्वेज में बहुत अच्छा कमांड डेवलप करिए, चाहे आप हिंदी भी बोल रहे हो ना, तो वो स्पष्ट हिंदी बोलिए, शुद्ध हिंदी बोलिए। इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज, लैंग्वेज में बड़ी अच्छी कमांड करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स में भी और इधर आर्म्ड फोर्सेस में भी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरीज, मेमोरीज है पार्टीशन का। सी, 1947 में पार्टीशन हुआ इंडिया का। पार्टीशन के जो घाव हैं वो आज भी देखने को मिलते हैं। दे वर नॉट फॉरगॉटन, हम भूले नहीं हैं, बट बॉर्न विद फॉर्टिट्यूड एंड डिजायर टू मूव ऑन फ्रॉम देम। बट इस इन इनसे ऊपर हम उठे, मेहनत से हमने एक ब्राइट फ्यूचर बनाया है। India's success over the past three quarters of a century, including a growing economy, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, रेस्पेक्टेड वॉइस ऑन द ग्लोबल स्टेज। आज की डेट में हम यूएनएससी के चेयरमैन हैं। सो दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट। एजुकेट करे सक्सेसिव जनरेशन को ऑन द पेरल्स ऑफ इंपीरियलिज्म, आर्बिट्ररी मैप मेकिंग, सोइंग रिलीजियस डिवाइड्स इन ऑर्डर टू रूल। सी, जो यंगस्टर्स होते हैं ना, ये क्या है, दीज आर कच्ची मिट्टी, इनको आप प्रॉपर शेप कर सकते हो। बड़ों की थॉट प्रोसेस एक हद के बाद चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज वो हार्डन हो गए। तो ज़रूरी ये होता है, जैसे नेचर भी यही करती है, जनरेशन चेंज हो जाता है, 70-80 साल में नए लोग आ जाते हैं। तो द पॉइंट इज, जो न्यू लोग आते हैं, हमको ये नहीं है कि हम हमेशा पास्ट में अटक के रह गए कि आज से 100 साल पहले ये गलत हुआ तो हम ये करेंगे, वॉट अबाउट री, नो। You have to move forward. You have to move forward. Learn the lesson, but you cannot live in past. You cannot live in past. और जो past के जो horrors हैं, उनसे you need to learn lessons. Like you have to learn lesson from this imperialism. वेस्टर्न वर्ल्ड का मैं क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ, बिकॉज हमने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, हम इनकी सारी रिपोर्ट्स देखते हैं, कहने को हवा बनाते हैं कि इसकी रैंकिंग ये है, रैंकिंग ये है, बट इनसाइड आप देखो, यूएसए ने यहाँ तालिबान को तो ये कर नहीं पाया, अफगानिस्तान की पॉलिसी फ्लॉप है, यूएसए का हर इंटरनेशनल पॉलिसी फ्लॉप है। सो द पॉइंट इज, ये जो नए टाइप का इंपीरियलिज्म हो रहा है, सेम इज विद यूके, इंपीरियलिज्म हो रहा है, आर्बिट्ररी मैप मेकिंग है। जैसे अभी अफगानिस्तान से भागे ना, ऐसे ही अफ्रीका से भागे थे, और इन्होंने मैप ऐसे ही बना दिया अफ्रीका का, ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का भी जो बॉर्डर डिवाइड होना था, वो भी आर्बिट्ररी हुआ। इसके कारण थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, जैसा अभी काबुल एयरपोर्ट में है ना, ऐसा पार्टीशन के टाइम पे ट्रेन इधर से इधर जा रही थी और बड़े हॉरर सीन्स हुए थे। आर्बिट्ररी मैप मेकिंग, रिलीजियस डिवाइड्स, ये हमें आपस में लड़ाते हैं, डे वन से ये यही काम कर रहे हैं, आपस में लड़ाओ और फिर इन पे रूल करो। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग।
इन ऑर्डर टू रूल। तो जो नई जनरेशन है उसको एटलीस्ट मैच्योर होना ज़रूरी है, और ये जो है ना इनको समझना ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने रीजन किया दैट द नेशन मस्ट बी रिमाइंडेड ऑफ द नीड टू रिमूव द पॉइजन ऑफ सोशल डिवीजन। ये पॉइजन है सोशल डिवीजन, डिसहार्मनी, फर्दर स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ वननेस। वननेस, सी, स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ वननेस, सोशल हार्मनी, ह्यूमन एम्पावरमेंट। बिकॉज हम सब आपस में कनेक्टेड है, तो दैट इज वाई एवरीबडी राइज होगा तो हम भी राइज होंगे। बट दिस इज एन एफर्ट टू बी प्रैक्टिस्ड एवरी डे, नॉट जस्ट वन डे इन द ईयर। तो ऐसा नहीं कि केवल 15 अगस्त को अचानक से देशभक्ति जाग गई, साल भर रहनी चाहिए, नॉट जस्ट वन डे इन द ईयर। सो दीज आर मेमोरीज, लर्न लेसन्स, और जो गलतियां हुई हैं उससे आगे बढ़े। वी शुड नॉट लिव इन पास्ट, वी शुड लुक फॉर दिस ब्राइट फ्यूचर। इंडियाज फेट इज टाइड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये आगे है। बिफोर दैट दिस इज ब्लैक एंड वाइट। तमिलनाडु का भी जो बजट आया है उस पर इन्होंने टेक लिया है कि स्टेट्स को भी ट्रबल हो रहा है, फिस्कल फेडरलिज्म जरूरी है पैसे के मामले में। India's fate is tied to the rest of the world. Now, see, we all are interconnected. It was through its global interaction that the country defined itself across its history as an independent nation. 1947 से 2021 तक इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है, और जो हमारे हालात थे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इन सब चीज़ों को देखकर देखे ना तो इंडिया की जो 75 ईयर्स है ये बड़े एक्सेलेंट रहे। 47 में हम नए नए आज़ाद हुए थे, इम्पोवरिश थे, बहुत डाइवर्स कंट्री थी, सब अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे। एक्टिव एंगेजमेंट करना ज़रूरी था, वेराइटी ऑफ पार्टनर्स थे फॉर सर्वाइवल, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। तो 47 में हम शिप टू माउथ थे, मतलब हमारे पास खाने के लिए अनाज भी नहीं होता था, हम इम्पोर्ट कराते थे और वो सीधा खा लेते थे, हैंड टू माउथ थे। सेल्फ सफिशिएंट फूड सिक्योरिटी, दैट इज़ वाई जो 2021 में हमने लिया ग्रीन ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड ऑल, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 2021 में, अब आज की डेट में हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। एक्सीलेंट, यू शुड बी प्राउड ऑफ अवर कंट्री, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल मिलिट्री है, हमारी मिलिट्री प्रोफेशनल मिलिट्री है, कोई मर्सिनरी नहीं है, पेड मर्सिनरी नहीं है, प्रोफेशनल मिलिट्री है। हैज अ ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ एन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक पार्टनर, यूएनएससी के चेयरमैन हैं। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इंडिया का रोल वर्ल्ड लेवल पे बड़ा है। हमने थ्रू आउट द 75 ईयर ऑफ जर्नी अफ्रीकन नेशंस या जो डिसएडवांटेज में थे उनकी वॉइस रेज की है। पाकिस्तान को पीटा भी है, जब पाकिस्तान जीत नहीं पाया तो पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर करने लग गया। प्रॉक्सी वॉर कैसे करता है कि या तो वो टेररिस्ट बनाएगा, डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, इतना हिम्मत नहीं है, वो प्रॉक्सी वॉर करेगा। तो ये एक नया थ्रेट आ गया। फिर हमने इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी अपनाया, नैम को हमने स्पीयर हेड किया। चाइना के साथ स्कर्मिशेस हुए, अब चाइना इज अ पावरफुल कंट्री, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी थे, तो हमने खुद अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल चैलेंजेस भी हुए हमें। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे हिस्ट्री में GS1 में एक सेक्शन है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो, एंशिएंट पढ़ते हो, मेडिवल पढ़ते हो, मॉडर्न पढ़ते हो। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब 1947 में ख़त्म हो गई। अब 1947 से लेके 2021 तक का ये जो टाइम है, उसमें उसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल। इसमें पूरा इन्होंने दिया है कि कैसे इंडिया में भी इंटरनल चैलेंजेस भी आए, हमारे यहाँ सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज भी आती है, स्टेट्स की अपनी अलग अलग डिमांड होती है। गल्फ वॉर हुआ, गल्फ वॉर के बाद हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम आई तो हमने LPG किया। इंटरनेशनल रिलेशंस नॉर्मलाइज करने की बात किया, जैसे यूएसए पहले इतना फ्रेंडली नहीं था, यूएसए पहले पाकिस्तान को ज़्यादा फेवर करता था, बिकॉज यूएसए को अफगानिस्तान जाना था और वहाँ से रशिया को पीटना था। तो द पॉइंट इज इक्वेशंस चेंज हुई, इसराइल यूजुअली फ्रेंड रहा है, यूरोप यूजुअली क्लोजर टाइज रहे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी रहे। तो एक बार इस आर्टिकल को आप क्विकली देखना, आपने मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ा है, उसमें बड़े ये पॉइंटर्स यहाँ पे समराइज किए हुए हैं कि किस तरीके से इंडिया की जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है वो इवॉल्व हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आज की डेट में, जैसे जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था लास्ट ईयर नवंबर में, हमने पढ़ा क्वाड मिलिट्री जो है, स्ट्रैटेजिक मिलिट्री जो है अलायंसेस वो डेवलप हो रही है। क्वाड, जापान जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, एंड देन यूएसए भी है, क्वाड। सो द पॉइंट इज, इंडिया का जो इंटरनेशनल रोल रहा है इन 75 साल में वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहा है, और उसी का नतीजा है कि आज सब बोलते हैं इंडिया को UNSC की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, एंड वी आर नाउ
1 महीने के लिए हम चेयरपर्सन हैं। ट्रैवल्ड अ लॉन्ग रोड, इंटरनेशनल मैटर्स हमने सॉल्व किए। कोविड क्राइसिस में जिस तरीके से वैक्सीनेशन दिया, इतने बड़े कंट्री में हमने कोविड कंट्रोल किया, ये एक कमेंडेबल जॉब है। यूजुअली हम क्या करते हैं, ये इमेच्योर होता है कि हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर लेते हैं कि से कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री है उससे इंडिया का कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया एक बहुत अलग कंट्री है। हमारी पॉपुलेशन देखो, इनकी पॉपुलेशन देखो, ये 10 दिन में वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लिया, हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ 50 टाइम्स ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है। इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें ना, तो इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और जो फ्यूचर है वो इंडिया का रियली ब्राइट है। वॉट इज सर्टेन इज दैट इंडिया विल नॉट हैव द लग्जरी टू टर्न इनवर्ड्स, मतलब इनवर्ड्स नहीं, हमें अब ग्लोबल रोल की तरफ बढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशंस। इनफैक्ट इट वॉज थ्रू दिस global interaction that India defined itself throughout its history as an independent nation. Independent nation. We are a sovereign country. इसको एनालाइज करिए तो 75 ईयर्स में जो इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस की पॉलिसी रही थी, उसको आप यहाँ पे समराइज कर सकते हो कि उसने कैसे हमारे इसको हमारे ग्रोथ एंड ट्रेजेक्ट्री को डिक्टेट किया। ओके, so try to answer this question. India's fate is tied to the rest of the world. Isolationist नहीं, interactive होना है हमें वर्ड से। रीजनल आइडेंटिटी एंड बीइंग पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, ये भी एक समझने की बात है कि हो सकता है आपकी कोई रीजनल आइडेंटिटी हो, आप हो सकता है मराठी हो, बट उसके बाद आप इंडियन भी हो सकता है आप तमिल हो, बट देन यू आर इंडियन एज वेल। तो रीजनल आइडेंटिटी इज ओके, then you have one other identity and that is a universal identity, that is being Indian। क्योंकि ये जो हम इंटरनल सिक्योरिटी का सेक्शन देखते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है दिस डिविजिव टेंडेंसी, सेसेशनिस्ट टेंडेंसी। इन सब से ऊपर उठने के लिए एक ही चीज है कि हम ऑल ओवर इंडिया एक सिंगल आइडेंटिटी रखें, दैट इज बीइंग इंडियन। रीजनल आइडेंटिटी, मेन स्ट्रीम। फिर ये सेलिब्रेशंस देखिए, लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स। ये क्या है, रेड फोर्ट है ना, यहाँ पे चैंपियन रेड फोर्ट। फिर दिस रेड फोर्ट में हॉकी टीम वगैरह सबको यहाँ पे इन्होंने सेलिब्रेट किया इंडिपेंडेंस डे। ये है, दिस इज अबाउट ट्रैम। ट्रैम कहाँ पे चलती है, कोलकाता में चलती है। म्यूजियम ऑन व्हील्स है ये, म्यूजियम ऑन व्हील्स, इंडिपेंडेंस डे पे यहाँ पे किया। तो दिस इज गुड। इससे क्या होता है कि जैसे जो नए बच्चे आ रहे हैं वो इसको देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि इंडिया एक्चुअली है क्या। इंडिया के जो एथोस है, हमारा इतना रिच कल्चर है, तो उनका प्रॉपर ग्रूमिंग होगा। सो दैट इज़ वाई एज अ पेरेंट आपको यहाँ ले जाना चाहिए। नेशनल म्यूजियम जाइए, दिल्ली में एक साइंस म्यूजियम भी है, गो देयर, यू विल गेट टू नो सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, लर्निंग अच्छी होगी। देन दिस इज बापू, एन एक्ट ऑफ होप, एन ओथ इन हुज नेम फ्यूअर डोजेज इन अगस्त। कोविड थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है। देन साइक्लोन्स, रेन्स, ये सब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बढ़ रही है। आईपीसीसी रिपोर्ट बड़े अच्छे से पढ़िएगा, सवाल आएगा। असम टी क्वालिटी राइड्स ऑन बाइसिकल बॉल्स, अ डे ऑफ चैंपियंस एट द मैजेस्टिक रेड फोर्ट, और नो न्यू ग्रैंड स्कीम। रेड फोर्ट के एड्रेस में जो एम्फेसाइज किया वो यही था, गति शक्ति हाइड्रोजन मिशन, दो चीज इन्होंने बताया। देन राइजिंग जुडिशियल वैकेंसीज पोज चैलेंज, ट्रिब्यूनल्स फुल नहीं हो रहे हैं। ये है ऐसा फ्रीडम स्ट्रगल का म्यूजियम। देन दिस इज बाइडन। बाइडन इज लुकिंग वेरी वेरी वीक, वेरी वीक। ये स्टेटमेंट्स दे नहीं पा रहे हैं अच्छे जो यूएसए से एक्सपेक्टेड है। अफगान फियर्स अ रिटर्न ऑफ ब्रूटल तालिबान रेजिम, अफरा तफरी मची हुई है, ह्यूमन क्राइसिस है। लेट अस सी। कमर्शियल फ्लाइट्स काबुल एयरपोर्ट में क्लोज हो गई है। ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए, आउटस्मार्ट कर दिया तालिबान ने इन सबको। देन दिस इज स्पोर्ट्स और दिस इज स्पोर्ट्स। ये हमारे चैंपियंस हैं, इन सबके नाम पता होने चाहिए और स्पोर्ट भी। ओके, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, रवि दहिया, लोवलीना, पीवी संधू, बजरंग पुनिया एंड हॉकी कैप्टन मनप्रीत सिंह, सबको यहाँ पे फेलिसिटेट किया। सो दिस इज द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस में है, टाइम इज राइट, सी टाइमिंग इज एवरीथिंग, टाइम इज राइट, मैप्स चेंज माइलस्टोन ओवर 25 ईयर्स 75 वीक्स में। 75 आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव, ये बड़ा प्राइम टाइम चल रहा है। एज अ स्टूडेंट भी ना अभी आपका ये प्राइम टाइम चल रहा है। जितना पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे। एग्जाम निकालो, क्वालिफाई करो, खूब मन लगा के पढ़ो, अभी आपका प्राइम टाइम चल रहा है। ओके, सील्ड कार्टन्स, नाइट फ्लाइट होम ईरान। अब इसमें तालिबान वगैरह में भी हमें बहुत कुछ बोलना नहीं है,
बिकॉज हमें खुद नहीं पता हमारी ऑफिशियल गवर्नमेंट क्या स्टैंड लेगी। तो जो हमारी गवर्नमेंट स्टैंड लेगी हम भी वही स्टैंड लेंगे। ओलंपियंस, कोविड वॉरियर्स, इंडिपेंडेंस डे, एनसीसी कैडेट्स, एनसीसी भी इज़ रियली गुड। एनसीसी मैंने भी किया है, सी सर्टिफिकेट, ए ग्रेड, सीनियर अंडर ऑफिसर, ऐसे रिपब्लिक डे परेड में पार्ट किया था। देन प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस राइस फोर्टिफिकेशन, ये भी एक चीज़ है। राइस फोर्टिफिकेशन, न्यूट्रिएंट ज़्यादा से ज़्यादा दे, मैल न्यूट्रिशन को कम करें। राइस फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन मतलब होता है किलाबंदी। तो जो नॉर्मल अनाज है उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा हेल्दी हो जाए, माल न्यूट्रिशन को टेकल करे। ये हमारे सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्सेस के, नाम आपको याद होना चाहिए। पहले हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अच्छा, ये जितने भी है ना ये सब 4 स्टार ऑफिसर्स हैं। सीडीएस भी 4 स्टार ही है, 5 स्टार नहीं है। तो सीडीएस है। देन चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, चीफ एयर चीफ मार्शल मिस्टर राकेश कुमार सिंह भदौरिया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज मुकुंद नरावाने। और सीडीएस है जनरल बिपिन रावत। तो नाम याद होने चाहिए तीनों फोर्सेस के। एंड सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस डे स्पीच है, काबुल, व्हाट काबुल मीन्स इन दिल्ली। यूएस एग्जिट, वियतनाम रिपीट हो गया। वियतनाम में भी यूएस फेलियर था, अफगानिस्तान में भी फेलियर है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, इंडियाज रोड अहेड, कल आपने ऐसे लिखा, इंडियाज रोड अहेड द चैलेंज एंड कंपास इन नीड ऑफ रिपेयर। देन लर्निंग फ्रॉम चाइना। नो सी, चाइना को अक्सर हम क्रिटिसाइज करते हैं बट कुछ एरियाज में चाइना ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। चाइना भी 1949 में आज का चाइना बना था। तब से आप देखो स्पेशली 20-30 साल पुराना चाइना जो है बड़ा रैपिड राइज किया है। आज की डेट में ये यूएसए के इक्विवेलेंट बन गया है। तो वी कुड लर्न सम लेसन्स। एक्सपीरियंस इन लिबरेटिंग एग्री मार्केट, एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट एटसेट्रा। इंडिया को लेसन सीखने चाहिए। द प्रॉमिस ऑफ अगस्त 15, 1947, ट्रीटिंग द इनविजिबल पैंडेमिक, तालिबान, दिस इज यूएस फ्लाइट फ्रॉम काबुल, मिसकैलकुलेशन, यूएस मिसकैलकुलेशन एंड हु विल पे द प्राइस। एग्री, हैंडीक्राफ्ट, आईटी मिनिस्ट्री ने कहा डिजिटल पेमेंट होना चाहिए। ये एक और चीज़ है, फेसलेस असेसमेंट। अक्सर आता है कि इंडिया का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है क्या वो स्टेडी राइज हुआ है पिछले 10 साल में, सवाल आया था। टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया का पुअर है। इसके लिए ज़रूरी है फेसलेस असेसमेंट जैसी चीज़ें हो, फ्रेंडली हो ये सारा असेसमेंट। हाउ टाटा सेमीकंडक्टर फोरे कुड बूस्ट इट्स अदर बिजनेस, हम कुछ टाइम से ये न्यूज़ देख रहे हैं, यहाँ पे हांगकांग में भी इश्यूज चल रहा है। तो जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, ताइवान में भी प्रॉब्लम्स चल रहा है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है कोविड के कारण भी और इन सब चीज़ों के कारण डिप हुई है। और इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, चिप मेकिंग, ये व्हीकल से लेके कंप्यूटर, गैजेट्स, एवरीवेयर जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं ये एवरीवेयर। टाटा अब इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है विच इज़ रियली गुड। ये जो ईवी है ना, जैसे ओला ने भी ईवी पे अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। ओला पहले टैक्सी राइडिंग ऐप था, अब इसने डाइवर्सिफाई किया है दिस ईवीज में। एक्सीलेंट। और यहाँ पे एलॉन मस्क है, स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये नेक्स्ट जनरेशन चीज़ है। यहाँ पे अभी ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट हो रहा है, हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए, लीड लेना चाहिए, है ना। दिस इज ई स्कूटर ओला S1। अब हम क्विकली देखते हैं हिंदी में विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है। पर्यावरण मिनिस्टर ने 2022 में अखिल भारतीय हाथियों और बाघों, मतलब एलिफेंट और टाइगर का जो सेंसस होगा वो साइंटिफिक होगा, नए स्टैंडर्ड्स पे होगा ताकि एक्यूरेट नंबर आए। 2012 से हम विश्व हाथी दिवस मना रहे हैं। अफ्रीकी एशियाई हाथी होते हैं, भारत में होते हैं एशियाई हाथी। भारत में करीब 29,000 हाथी थे, 2012 में भी इतने ही थे। तो मतलब ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, मामूली वृद्धि हुई है। एशियाई हाथी देखें तो 3 उप प्रजातियां हैं, एक तो इंडियन, दूसरा सुमात्रन और एक श्रीलंकन, जो करीब 20 से 40 हजार है। आईयूसीएन में रेड लिस्ट में संकटग्रस्त है, साइट्स में परिशिष्ट वन में आते हैं, वन्य जीव अधिनियम में अनुसूची वन में आते हैं। शेड्यूल 1 मतलब टाइगर के बराबर स्टेटस मिला है एलिफेंट को। तो ये 3 नाम याद रखने हैं, आईयूसीएन, साइट्स और दिस वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। अब अक्सर हम देखते हैं हाथियों का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथी मर जाते हैं। तो हम इसको कैसे कंजर्व करें, ये कुछ बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। शिकारियों और हत्यारों को गिरफ्तार करने की योजनाएं और कार्यक्रम बनाएं, पोचिंग को कम करें, हाथी अभ्यारण्य की घोषणा हो, स्थापना हो। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में एक आ रहा था हाथी अभ्यारण्य,
कर्नाटका में मैसूर और दांदेली हाथी रिजर्व बनाए हैं। लेंटाना और दिस यूपेटोरियम, ये क्या है? ये घास है जो हाथी के खाने वाली घास को सप्रेस कर देती है। तो इस लेंटाना जो है वीड है। रिमेंबर फिश जो हमने देखा था, इन्वेजिव स्पीशीज, तो इन सब को भी हटाना जरूरी है ताकि हाथियों के लिए उनकी फूड जो है, घास के मैदान जो है वो बने रहे। ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकें, फॉरेस्ट फायर को कम करें। गज यात्रा से क्या, जो गलियारे है, हाथी को ट्रैवल करना पसंद है तो इस कॉरिडोर को सेफगार्ड करें। एक माइक करके प्रोग्राम है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, 2003 में हुआ था। इलीगल किलिंग को स्टॉप करें। हाथी परियोजना है, गलियारे हम प्रोटेक्ट करें। 1992 से प्रोजेक्ट एलिफेंट, पर्यावरण वन जलवायु में कोऑर्डिनेट करें, बिकॉज एवरीथिंग जो होती है वो कनेक्टेड होती है। हम अगर इनका हैबिटेट कंजर्व करेंगे तो एलिफेंट भी सर्वाइव करेंगे। महावत जो होता है वो बड़ा क्लोज होता है हाथी से, तो उसको भी हम प्रॉपर फैसिलिटेट करें। सुप्रीम कोर्ट ने नीलगिरी हाथी गलियारे में बोला कि यहाँ पे जो रिजॉर्ट्स बन रहे हैं या फिर एक्सेसिव टूरिज्म हो रहा है जो डिस्टर्ब करता है एलिफेंट को, वो भी चेक करना जरूरी है। तो दीज आर सम फॉर्डर पॉइंट्स। अब ये लिखा एलिफेंट के लिए है, बट आप ये टाइगर पे भी यूज कर सकते हो, अदर लेपर्ड पे भी यूज कर सकते हो। तो दिस इज द वे। ओके, तो ये जो रियल टाइम थिंकिंग होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है आंसर लिखने में, मेंस में। रियल टाइम तुरंत दिमाग चलना चाहिए, किस नॉलेज को, किस न्यूज़ टेम्पलेट को कैसे यूज़ करूँ मैं। ओके, देन ये कल के सवाल है, प्रॉफिट अगर जेड है तो बी का शेयर 2/3 था, 2/3 जेड हो गया। ए का कितना हुआ, बचा हुआ 2/3, 1 - 2/3, Z/3 हो गया। रेशो कितना आ गया, 1:2। नाउ गुड, अब हमें रेशो पता लग गया प्रॉफिट का, तो इन्वेस्टमेंट का रेशो भी वैसे ही होगा। कैपिटल अगर एक्स है, 20 का मंथ वाई मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, तो ये ए का शेयर, ये बी का शेयर, और रेशो जो होगा वो प्रॉफिट के बराबर होगा 1:2। तो इससे जो मंथ है वो 10 आ जाएगा। बी ने ज्वाइन किया एक्स मंथ के लिए और ए ने किया था 12 मंथ के लिए, तो 85 इंटू 12 इसका शेयर इन्वेस्टमेंट, इसका इन्वेस्टमेंट 3:1 रेशियो है, तो आंसर आ जाएगा 8 मंथ्स। ए का कैपिटल वगैरह दिया है, सी की बी 6 टाइम बीज कैपिटल है, 10 टाइम सीज कैपिटल है। जब भी ऐसे सवाल हो ना, उसको एक कांस्टेंट के से इक्वेट करो। 4a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 10c इज इक्वल टू के, अज्यूम। तो a इज इक्वल टू k/4, b इज इक्वल टू k/6, c इज इक्वल टू k/10। अब हम क्या कर सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं, a इज टू b इज टू c। तो a इज टू b इज टू c क्या हो गया, 15:10:6। बस अब c का शेयर इसमें से 6/31 कर लो। 6/31 क्यों, क्योंकि ये c का शेयर है। आउट ऑफ टोटल कितना हुआ, 15, 10, 25, 6, 31। तो 6/31 इंटू 6, 46, 50। अब बताओ कि पहले प्रेजेंटेशन आता है, फिर रिकमेंडेशन आता है, फिर अराइवल आता है, फिर डिस्कशन आता है, फिर इंट्रोडक्शन आता है। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा इन सारी एक्टिविटी का। एक इलेक्शन हुआ, दो कैंडिडेट का, एक को मिले 55% वोट टोटल वैलिड में, 20% ऑफ द वोट इनवैलिड हो गए। टोटल नंबर ऑफ वोट 7500 थे। द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट आर द अदर कैंडिडेट गॉट कितने होंगे, आंसर। दो नंबर है रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, तो रेशियो ऑफ द टू नंबर कितना होगा। थर्ड नंबर एक्स ले लो, दो नंबर निकालो एक्स के टर्म पे, दोनों का रेशियो आ जाएगा, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज थर्ड। सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे सी सेट। ये सॉल्यूशंस हैं। ये हाथी दिवस है, यहाँ पे ईवी और नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है, और इंडिया की कनेक्टेडनेस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड पे, इस पे आप एक नोट तैयार करें। Then this is about this vulnerable schemes implementation, okay, or Taliban crisis. So this is 16th of August 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.